स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप अपनी किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास दो सिलेबस होने चाहिए। एक सिलेबस आपका एकेडमिक जो क्लास 11th और क्लास 12th का है सीबीएसई बोर्ड का, और जो दूसरा सिलेबस है वो उस कंपटीशन का है जिसमें आप बैठने वाले हैं। यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास नीट का सिलेबस होना चाहिए, और यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो जेईई का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो पहला सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, और इसमें क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़नी है, क्या क्या चीज हमारे सिलेबस में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की क्या जरूरत है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स पढ़नी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है, डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इतनी चीज हम लोगों को अपने एकेडमिक के लिए पढ़ना है। अब बात करते हैं जेईई के सिलेबस की। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके एकेडमिक में भी है, इसमें भी है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स दोनों में है, एसआई यूनिट्स दोनों में है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स भी दोनों में है। लीस्ट काउंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एकेडमिक में नहीं है, यानी कि इसको हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है, और सिग्निफिकेंट फिगर आपके एकेडमिक में भी है। एरर इन मेजरमेंट, ये एक और टॉपिक है जो आपके एकेडमिक सिलेबस में नहीं है। डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस, ये बाकी और सब चीजें हैं। सिर्फ दो टॉपिक, लीस्ट काउंट का और एरर इन मेजरमेंट, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है एकेडमिक से अलावा। बात करते हैं नीट के सिलेबस की। जो छात्र मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस देखना जरूरी है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोगों के एकेडमिक में भी है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है, एसआई यूनिट्स भी है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स भी है। लीस्ट काउंट, देखिए लीस्ट काउंट इसमें भी है, और लीस्ट काउंट जेईई में भी था, सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में है। एरर इन मेजरमेंट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कंपटीशन में ज्यादा है हमारे एकेडमिक से। तो इन दो टॉपिक्स को हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। अगर आपने एकेडमिक का सिलेबस अच्छी तरह से कर रखा है तो कंपटीशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं? तो लिखा हुआ है डेफिनेशन इसकी है, फिजिकल क्वांटिटीज एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हो, जिसको हम तोल सकते हो, वो सारी की सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान पर गए और उससे कहा भैया हमको 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो लेंथ 5 मीटर नाप कर दे देगा। इसके अलावा हमसे कहा जाए कि भाई अमुक सिटी कितना दूर है, तो हम बताते हैं 20 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, यानी कि हमने उस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, नाप लिया, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। उसी तरह अगर हम मास की बात करें, मार्केट में गए किसी चीज को खरीदने के लिए, मान लीजिए मैंगो गए कि साहब 10 किलो हमको मैंगो या कोई और चीज दे दीजिए, तो उसको हमने मेजर कर लिया। टाइम क्या हो रहा है, बोले इतना टाइम हो रहा है, यानी कि सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2 घंटा, 1 घंटा, टाइम को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, जब फीवर होता है तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कहते हैं कि साहब 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। इसी तरह स्पीड, भाई कितनी स्पीड से चल रहा है, बोले ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड में ये 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो ऐसी जो भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हो, जिसको हम नाप सकते हो, जिसको हम तोल सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब ये जो क्वांटिटीज है ये दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? नाम से मालूम पड़ा है, फंडामेंटल, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो बिल्कुल बेस हो। डेफिनेशन देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो कॉल्ड ए बेस क्वांटिटी is a basic physical quantity that does not depend on any other quantity। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि आप मार्केट में गए और आपने किसी कपड़े को लिया, तो 2 मीटर लिया, 3 मीटर लिया, क्या किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही, हमको सिर्फ मीटर की जरूरत पड़ रही है। तो या कोई सिटी हमारे सिटी से कितना दूर है, तो हम बस सिंपल बता देते हैं कि वो 40 किलोमीटर दूर है, यानी कि उसके लिए हमको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो पूरी तरह फ्री हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, वो सब कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इसको अगर आप अपनी कॉपी पर इस तरह एक बॉक्स बनाकर उसमें लिख देंगे की पॉइंट्स, तो फिर जो एग्जामिनर होगा वो आपकी डेफिनेशन को पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ इन की पॉइंट्स को देखकर ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। की पॉइंट्स क्या? दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते। दे कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, इनको किसी अदर क्वांटिटीज से ड्राइव नहीं किया जा सकता। ऑल अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इनके अलावा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके अलावा जो क्वांटिटीज होती हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूज कर हम बनाते हैं। यानी कि ये बेस है, इनकी हेल्प से तो हम दूसरी चीज बना सकते हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए हमको और अन्य फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। ये कितनी होती हैं? तो इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में नापते हैं, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, जिसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, जिसको हम लोग केल्विन में नापते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल में नापते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी, चमक, इसको हम लोग कैंडेला में नापते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मास, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप इसी तरह एक डायग्राम बनाकर लिख आएंगे ना, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप टेबल फॉर्म में बना दीजिएगा। लेंथ मीटर में नापते हैं, सिंबल हम आगे बताएंगे, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास किलोग्राम में नापते हैं, इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, इसको सेकंड से नापते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर में नापते हैं, ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में करते हैं, और एमओएल मोल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और सीडी के शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो 7 क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होगी, याद कर लीजिएगा। लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो इनकी हेल्प से ही बनती हैं। बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बनाते हैं, और जो बनती है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। अगर हम इनकी की आइडियाज देखें तो इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती हैं। किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। इट्स यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एसआई बेस्ड यूनिट्स। हाँ, वो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ही हम इसको बनाते हैं। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज दे रखी है, जैसे वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन। यहां पर भी
हम इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे वेलोसिटी इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, टी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। पावर पी इक्वल्स टू पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। प्रेशर एफ अपॉन ए। ऐसे बहुत सारी आपके पूरे सिलेबस में बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे आएंगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनी हुई होंगी, तो उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। अब इसको लिखना कितना पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लेते हैं, बाकी एक या दो पेज छोड़ देते हैं ब्लैंक। जब सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और जो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आती हैं उनको हम फिर लिखते चलते हैं उस ब्लैंक पेपर पर। तो इसको लिखते रहना और ब्लैंक पेपर छोड़ देना, जब आए तो फिर उसको तुरंत वहीं के वहां लिख देंगे। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर, प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, फ्रीक्वेंसी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स इसमें से याद कर लीजिएगा। अब आता है कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो एक सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको। आप मार्केट गए और आपने कहा दुकान वाले भैया से कि हमको 10 kg शुगर दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो एक अपने इस तराजू पर एक तरफ 10 kg का वाट रखेगा, दूसरी तरफ आपकी चीनी तोल देगा। लेकिन ये 10 kg का वाट बना कैसे होगा? हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो 1 kg का बनाया है। तो 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg अगर हम 10 बार जोड़ लें तो हमको 10 kg बन जाता है। लेकिन 10 kg एक्चुअल में 10 kg नहीं है, 10 kg है 10 इंटू 1 kg। 1 kg को 10 बार अगर हमने जोड़ा तब वो जाकर 10 kg बना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट से उसकी कंपैरिजन करते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, अगर हम मास को बात करें तो केजी है, 1 kg। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो हमने चीनी ली है 10 kg, ये 1 kg से 10 टाइम्स है, 10 गुना है। यानी कि बेस हमारा अभी भी 1 kg है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो लिखते हैं मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बाई कंपेयरिंग इट विद ए स्टैंडर्ड यूनिट। ये देखिए, हम किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट से उसकी कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मीटर हम कोई कपड़ा लेने गए, तो ये कैसे बना होगा, तो उसके पास आपको ध्यान होगा एक रूलर होता है 1 मीटर का, वो इस 1 मीटर को 10 बार नापता है, तो 10 मीटर हमारे लिए कपड़ा मिल जाता है। यानी कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुई, 1 मीटर, लेकिन हमने उसको 10 बार नापा इसलिए वो 10 मीटर हो गया। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट से हम हमेशा मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। जैसे 10 kg, तो 10 इसमें क्या है, 10 इसमें मैग्नीट्यूड है और केजी यूनिट है। 5 मीटर में 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर यूनिट है। यानी कि दो चीजें होती हैं मेजरमेंट में हमेशा, एक है मैग्नीट्यूड वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं। एवरी मेजरमेंट हैज 2 पार्ट्स, नंबर, मैग्नीट्यूड और यूनिट, दो चीजें होती हैं। मेजरमेंट इज ऑलवेज डन बाय कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड यूनिट। किसी एक स्टैंडर्ड से हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। कोई भी मेजरमेंट हमारा क्या होता है, 100% नहीं होता। यानी कि अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर हमको कोई क्वांटिटी नापनी है तो Q के साथ क्वांटिटी है तो N इंटू यू, N जहां न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वहीं U क्या है, यूनिट है। अब देखिए, आप यहां हम देखें कि जो N है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है U के साथ। N जो है U के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम Q को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए
अगर स्मॉलर साइज का होगा यूनिट तो अमाउंट जो होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, और अगर यूनिट हम बड़ी लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें 2 किलोमीटर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 मीटर, तो किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, 2 है, और यूनिट मीटर छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 है। यानी कि यदि यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, और यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पर आप एक कमेंट लिख सकते हैं, एक नोट्स में लिख सकते हैं कि द स्मॉलर द साइज ऑफ द यूनिट, द स्मॉलर द size of the unit, the larger will be the larger will be the numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर यूनिट का साइज छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा होगी। याद रख लीजिएगा इस चीज को। यहां से हम कंपैरिजन करते हैं तो एक फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से हमारा निकलता है n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जब भी यूनिट में चेंज किया जाता है तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं n1 u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। नोट कर लीजिएगा इसको, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला को जब भी हम यूनिट्स का चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड, पहला क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का अर्थ है कि जो चीज, जो यूनिट है वो एक्सप्लेन सही कर कर हो, ऐसा ना हो कि उसकी डेफिनेशन में ही कहीं कोई प्रॉब्लम रहे, लूज पोल रहे। द यूनिट शुड हैव ए क्लियर एंड प्रिसाइज डेफिनेशन, क्लियर और प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए उस यूनिट की। इन वेरिएबल, इन वेरिएबल का अर्थ क्या है कि वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ, टेम्परेचर के साथ, यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में उसके साथ उसकी यूनिट में कोई चेंज ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम किसी एक ऐसे मेटल का अपना रूलर बना लें 1 मीटर का, और आपको मालूम है कि जब मेटल का बना हुआ होता है तो हीट लेकर ये एक्सपेंड होता है और जाड़ों में ये सिकुड़ता है। तो फिर जो 1 मीटर है वो जाड़े में अगर हम कपड़ा लेंगे तो वो छोटा कपड़ा आएगा, और गर्मी में आएंगे तो वो बड़ा कपड़ा आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हो चुका होगा। तो क्या हुआ कि वो टेम्परेचर के साथ यूनिट चेंज हुई, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम ऐसा बनाएं जिस पर फिजिकल चेंजेस का, वेदरिंग का फर्क ना पड़े। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल, वो दोबारा बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार बनाया और बस अगर वो खो गया, टूट गया, कुछ हो गया तो दोबारा बनाया ना जा सके, बनाया जा सके। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कहीं ना कहीं इन वेरिएबल से जुड़ा हुआ है कि भाई वो चीज पूरी दुनिया भर में एक्सेप्टेड हो, मानने योग्य हो, वो मान ले पूरी दुनिया, ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई उस रूलर को हमने अफ्रीका में यूज किया तो अफ्रीका में ठंड ज्यादा है तो वो एक्सपेंड हो गया, वो सॉरी गर्मी ज्यादा है तो एक्सपेंड हो गया, और हम किसी यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचे तो वहां ठंड ज्यादा है तो वहां पर सुकड़ गया। तो भाई दोनों मीटर का अंतर आ जाएगा, वहां का मीटर और उस मीटर में अंतर आएगा। तो भाई ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करती हो, एक्सेप्ट करती हो। कन्वीनियंट साइज, जो भी चीज हो उसको उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने 1 मीटर बहुत लंबा बना लिया, अब इतने लंबे रूलर को हम ले कैसे जाएंगे। मान लीजिए अपने घर से हमको अपनी शॉप तक लेके जाना है, कैसे लेकर जाएंगे। तो उसका साइज होना चाहिए, वो कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको हम ले जा सके, इजिली एक्सेसिबल, उसको यूज करना आसान हो, है ना।
उसको यूज करना आसान हो। मान लीजिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज बना दी जिसको आम जनता यूज ही नहीं कर पा रही है। जब यूज नहीं कर पा रही है तो हम उसका क्या करेंगे? तो ऐसी चीज होनी चाहिए हमारी यूनिट जो इजिली एक्सेसिबल हो। तो यहां तक हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट तक पढ़ा, आगे की क्लास हम कर लेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और रिवाइज करने के बाद मैंने कहा कि सिलेबस आपको होना चाहिए दो, और दोनों सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उसके सामने की दीवार पर चिपका लीजिएगा, तो अब फिर आपको पढ़ना आसान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।